नमस्कार। सुनिए जरा, मैं आपका स्वागत है। मेरा नाम है रोहित दुबे और आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ शमसुर रहमान फारूकी की कई चांद थे सरे आसमां का पहला अध्याय। वजीर खानम। डॉक्टर खलील असगर फारूकी, नेत्र रोग विशेषज्ञ की याददाश्तों से। वजीर खानम उर्फ छोटी बेगम, पैदाइश गालिबन 1811, मोहम्मद यूसुफ सौदाकार की तीसरी और सबसे छोटी बेटी थीं। उनकी पैदाइश दिल्ली में हुई, लेकिन मोहम्मद यूसुफ सौदाकार असल दिल्ली वाले न थे, कश्मीरी थे। ये लोग दिल्ली कब और क्यों कर पहुंचे और दिल्ली में उन पर क्या गुजरी, यह दास्तान लंबी है। इसकी तफसीलें पहले भी कोई बहुत वाज़ेह न थीं और अब तो कुछ दूसरी भलाइयों के सबब शायद बिल्कुल ही भुला दी गई हैं। जो कुछ मालूम हो सका है वह सब नीचे है, लेकिन जरूरी नहीं कि यह सब तारीखी तौर पर बिल्कुल दुरुस्त हो। वजीर खानम हिजरी 1245 से 46 यानी 1829 से 30 ईस्वी में नवाब शमसुद्दीन अहमद खान, नवाब फिरोजपुर, झिरका और लोहारू से जुड़ी रही थीं। लेकिन इससे पहले वो मिस्टर एडवर्ड मास्टर्न, ब्लैक अंग्रेज के साथ भी रह चुकी थीं। उस जमाने में वो मास्टर्न ब्लैक के दो बच्चों यानी एक बेटे मार्टिन ब्लैक उर्फ अमीर मिर्जा और एक लड़की सोफिया उर्फ मसीही जान उर्फ बादशाह बेगम की मां बनी। ज्यादा संभावना यह है कि मास्टर्न ब्लैक उनकी जिंदगी में पहला मर्द था और उससे वजीर खानम की मुलाकात दिल्ली में हुई थी। मुलाकात के मौके का कुछ पक्का पता नहीं चलता। पर्दा नशीं मुसलमान लड़की जो बज़ाहिर कहीं कस्बन या पेशेवर नचनी न थी, किस तरह और क्यों एक अंग्रेज के अधिकार तक पहुंची, इसके बारे में किसी लिखित परंपरा या किसी चश्मदीद गवाह के बयान की बुनियाद पर तैयार किया हुआ ब्यौरा नहीं मिलता। खानदान में जो रवायत एक जमाने में प्रचलित थी इस तरह है। बड़ी बूढ़ियों का कहना था कि एक बार उर्स मुबारक के दिनों में वजीर खानम अपने वालिद के साथ मेहरौली शरीफ ख्वाजा कुतुब शाह की दरगाह फलक बारागाह से वापस आ रही थीं। शाम फूट चली थी। सब मुसाफिरों को वापसी की जल्दी थी, क्योंकि हौज शमसी के खंडहर में उन दिनों कुछ एक पिंडारों ने चुपके चुपके अपने ठिकाने बना लिए थे और मौका मुनासिब देखकर वो रात के मुसाफिरों का शिकार खेल लिया करते थे। लिहाजा सभी इस भागदौड़ में थे कि सूरज पश्चिमी क्षितिज से नीचे न उतरने पाए और वो हौज शमसी और हौज खास के इलाके को पार कर लें। वजीर खानम की बहली का एक धुरा घिसते घिसते जरा आफत का सबब बन गया था और डर था कि बैलों को अगर तेज दौड़ाया गया तो धुरा टूट सकता है। उनकी बहली आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी, यहाँ तक कि साथ के तमाम मुसाफिर, चाहे वो बहेलियों पर थे या तामझाम या पालकियों पर, आगे निकल गए। हाथियों, घोड़ों, सांडनियों और बग्गियों पर सवार तो पहले ही ये जा वो जा नजरों से ओझल हो चुके थे। बीच बैसाख के दिन थे। रेवाड़ी और लोहारू की तरफ से आने वाली गर्म हवा में जितनी गर्मी थी उससे ज्यादा गर्दो गुबार था। लेकिन यही गर्दो गुबार हफ्ते में 4 या 5 दिन सूरज ढलने के कुछ पहले अलवर और रणथंभौर के जंगलों की थोड़ी बहुत नमी पीकर और रास्ते के घने झाड़ झंखाड़ के साथ मजे करके जब गुड़गांव पहुंचता तो आंधी तूफान की शक्ल ले लेता था। घने पेड़ों से ढकी हुई देहली पर बहुत सारी मिट्टी और उससे भी ज्यादा ठंडी हवा के झोंके, बल्कि झक्कड़, दोनों तरफ गुबार की हल्की सी चादर और ठंड का मोहब्बत और मुरव्वत भरा माहौल बिठाकर दिल्ली और इर्द गिर्द की जमीन और मैदानों को पार करते हुए 2-2.5 घड़ी के खेलकूद के बाद मथुरा की राहों में खुद को गुम करने निकल जाते और दिल्ली के अमीर गरीब, आमजन व शरीफ, बूढ़े जवान, सबके कलेजे और आंगन ठंडे हो जाते। लेकिन ऐसे में उन मुसाफिरों की जान पर बन आती जो मंजिल से दूर होते या जिनकी सवारियां उनसे बेवफाई पर आमादा होती। अचानक वजीर खानम की बहली रेत और लाल मिट्टी के बड़े बड़े जर्रों से भर गई। बैलों की बड़ी बड़ी आंखें दहशत और चुभन के सबब बंद हो गईं। बहली के 3 पर्दे झर्राटा मारकर यूं उड़े गोया लोमड़ी के डर से बौखलाए हुए तीतर हों। गाढ़ी होती हुई रोशनी में माशी
और किरमिजी रंग के पर्दे कुछ दूर तक हवा में लटके दिखाई दिए। फिर खुदा जाने कहीं दूर उड़ गए या घने दरख्तों की शाखों ने उनको उचक लिया। पर्दों के यूं उड़ जाने, बैलों के भड़कने और सवारियों के जगह से बेजगह होने के सबब गाड़ी का संतुलन जो बिगड़ा, तो बहली चार की बजाय दो पहियों पर लटक गई और फिर हवा के दूसरे थपेड़े ने उसे सीधा किया तो चारों पहिए एक धमाके के साथ जमीन से टकराए और उसी के साथ धुरे के टूट जाने की कर्कश आवाज सुनाई पड़ी। फौरन तो समझ में ना आया कि बहली में कोई चीज टूटी है या आसपास के पेड़ों की कोई मोटी सी शाख हवा के दबाव से मजबूर होकर जमीन चूमने लगी है। लेकिन बहली का एक पहिया भी पलक झपकते अलग हो गया और बहली दोबारा उलटते उलटते बची तो बेचारे मुसाफिरों को मालूम हुआ कि उन पर क्या आफत टूटी है। वजीर खानम के बाप ने तो तकदीर ठोंक ली थी कि आज की रात उसके और उसकी बेटी के लिए आखिरी रात होगी। अब कोई इक्का दुक्का पिछड़ा हुआ मुसाफिर तो क्या, कोई काफिला भी गुजरने वाला न था, न कहीं से कोई हाथ थामने वाला मिल सकता था। ये सब अपनी अपनी पनाह गाहों में बंद थे। टूटी हुई बहली के सवारों की रात उसी बियाबान में गुजरनी थी और सुबह का मुंह देखना उन्हें शायद ही नसीब होना था। लड़की को तो लौंडी या तवायफ बनना था और बाप की कब्र वहीं बननी थी। गाड़ीवान शायद बच निकलता तो बच निकलता, लेकिन जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। देहली की तरफ से एक धुंधला सा बादल जैसे धब्बा सड़क पर डोलता नजर आया। फिर सांडनी के पांव की झनाझन सुनाई दी। फिर एक घुड़सवार जिसके पीछे और आगे दो बरछैत हवाओं और गुबार के आगे मुंह को ढके हुए लेकिन मजबूत कदमों से ठहर ठहर कर इत्मीनान से पांव रखते हुए, घुड़सवार के दोनों तरफ दो प्यादे, एक के हाथ में मशाल और एक के हाथ में बादबान। घोड़ा भी खूब सधा हुआ था कि हवा के थपेड़े और पेड़ों की साएं से उसके इत्मीनान में कोई फर्क नहीं पड़ता था। सांडनी सवार ने धुंधलाते माहौल में अपनी अक्लमंदी को काम में लाते हुए थोड़ी दूर से ही समझ लिया कि मुसीबत ज़दा मुसाफिर हैं। ठग भी हो सकते थे, लेकिन यह मौसम ठगी का न था और ना वह इलाका ठगों का था। फिर सबसे बढ़कर यह कि ठगों के गिरोह में औरतें नहीं हो सकती थीं। सांडनी सवार और बरछैत तो आगे बढ़ते आए, मगर घुड़सवार अपने साथ रोशनी लेकर चलने वाले पियादों के साथ जरा फासले पर रुक गया। अभी कुछ साफ न था कि शहसवार की जात बिरादरी क्या है। बादशाह जिले इलाही के कारिंदे भी इन इलाकों में शामों को गश्त लगाते दिखाई दे जाया करते थे और कंपनी बहादुर के भी सिपाही किसी किसी दिन निकल पड़ते थे। उधर गाड़ीवान ने भी समझ लिया था कि ये लोग डाकू लुटेरे नहीं हैं, इनसे मदद की दरखास्त की जा सकती है। गाड़ीवान आगे बढ़ा तो सांडनी सवार ने अपनी सवारी को उसका रास्ता रोक दिया और पूछा, कौन हो तुम लोग? इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? जानते नहीं कि सूरज डूबने के बाद किसी काफिले या सिपाहियों के झुंड के बगैर यूं फिरना मना है? जानते हैं माई बाप, हम लोग ख्वाजा साहब बख्तियार बाबा के दरबार से आ रहे हैं। अचानक आंधी ने घेर लिया, फिर पहिया टूट गया। अब यहाँ खड़े अपनी जान को रो रहे थे। पर्दे की बीबियां साथ में हैं। अल्लाह ही जानता है क्या हो जाता अगर आप और ओगलान साहब। ज्यादा बातें न बनाओ। तुम्हारा मालिक कहाँ है? कंपनी साहब के सामने हाजिर हो। हाजिर है सरकार, बस जनाना एक तिल ओट हो जाए, बेपर्दगी होती है। उस मुसीबत के आलम में भी गाड़ीवान का इशारा था कि फिरंगी मर्द जरा दूर ही रहें तो बेहतर है। वजीर खानम का बाप खुद को टूटी हुई बहली से अलग करके आगे आ रहा था कि घुड़सवार ने अपनी सवारी को हरकत दी और एक पल में वह और बहली की सवारियां आमने सामने थीं। इतनी देर में एक बरछैत ने अंग्रेजी तर्ज की एक लालटेन भी रोशन कर ली थी, लेकिन इसी बीच हवा और भी तेज हो गई थी। लालटेन का शोला धुआं सा हुआ जा रहा था। अचानक एक जोर का झोंका आया। वजीर खानम के बदन की चादर उड़ती चली गई और एकाएक उसका चेहरा खुल गया। बड़ी बड़ी जामनी आंखों के नीचे उसका मुंह खौफ, घबराहट और शर्म की वजह से घिरे हुए काले हिरन के माथे जैसा तमतमा उठा था और लालटेन की कपकपाती हुई लौ ने उसके आपे को जरा रोशन कर दिया था। अंग्रेज उसे तकता रह गया और उधर एक दिलकश पराए मर्द को अपने में इस तरह लीन देखकर जवानी की बढ़ती हुई मौजों ने कुछ
शोक होने की ठानी। दोनों की आंखें एक निगाह भर मिली। फिर गाड़ीवान ने जल्दी से एक चादर खींचकर उसके बदन पर डाल दी। यह अंग्रेज मास्टर्न ब्लैक था, जो अपनी माशुका के घर रात गुजारने अरब सराय जा रहा था। थोड़ी सी बातचीत और कुछ सोच विचार के बाद यह तय हुआ कि मास्टर्न ब्लैक साहब खुद इन मुसाफिरों को हौज शमसी के आगे मुनीर के बाग तक पहुंचा देंगे। वहां से किसी भरोसेमंद सवारी का बंदोबस्त मुमकिन था। मुनीर के बाग तक का सफर जनाना सवारियां तो किसी न किसी तरह ठुस ठुसाकर सांडनी पर कर लेंगी, बाकी लोगों को घोड़े की दुल की चाल के साथ साथ चलना था। मुसाफिरों का सामान बहुत न था, कुछ तो सांडनी पर ही डाल लिया गया, बाकी थोड़ा बहुत बचा तो उसे किसी तरह बरछैतों और गाड़ीवान ने उठा लिया। इस वाकये के बाद मास्टर्न ब्लैक किसी न किसी बहाने से हर 2-3 दिन बाद वजीर खानम के घर पहुंचकर सैर व तफरीह की बातें करता। कभी कभी वह उसे चांदनी चौक और नहर की सैर के लिए ले जाता। माँ तो थी नहीं, बाप उनके साथ होता, लेकिन मन महसूस कर और बेटी को पूरी चादर लपेटकर बाहर जाने पर हमेशा जोर करता। फिर भी इस बीच में वजीर खानम से उसके क्या संबंध बने या क्या कस्में वादे हुए, उसका कुछ नहीं पता। खैर, चंद महीने बाद मास्टर्न ब्लैक ने आकर खबर दी कि मैं असिस्टेंट पॉलिटिकल एजेंट के ओहदे पर रियासत जयपुर जा रहा हूं। उस वक्त तो कुछ खास बातचीत न हुई, सिर्फ रस्मी अफसोस और राहो रस्म कायम रखने के वादों के बाद मास्टर्न ब्लैक उनसे रुखसत हुआ। लेकिन वह फिर 1-1.25 महीने बाद दिल्ली आया तो मोहम्मद यूसुफ के यहां भी गया। उसने बताया कि मैंने मुनासिब मकान ले लिया है और गृहस्थी के सब साजो सामान जमा कर लिए हैं। तनख्वाह भी माकूल है, नौकर चाकर कदम कदम पर मौजूद हैं, हिलकर पानी भी नहीं पीना पड़ता। जयपुर में मेरी बड़ी आवभगत है। साहब पॉलिटिकल एजेंट मेरे हाकिम हैं, वरना और मुझसे निकलता हुआ वहां कोई नहीं है। मास्टर्न ब्लैक की बातें सुनकर सब लोग कुछ देर के लिए खामोश से हो गए। फिर मास्टर्न ब्लैक ने ही पहल की, पर कुछ कहने की बजाय उसने छोटी बेगम को जरा मानी खेज निगाहों से देखा। कुछ उधर का भी इशारा देखकर ब्लैक और मोहम्मद यूसुफ खामोशी से एक तरफ को हो लिए और सरगोशियों में कुछ बातचीत हुई। उसके कोई हफ्ता भर बाद मास्टर्न ब्लैक के काफिले में, जो जयपुर जा रहा था, सजावट और गोटे ठप्पे से जगमगाता हुआ, ताज़ा फूलों के गजरों से गमकता हुआ और ताज़ा हरी लताओं और तरकारियों से हरियाला बना हुआ एक रथ भी था। वजीर खानम उर्फ छोटी बेगम लकदक दुल्हन के लिबास में लिपटी हुई उसमें सवार थी। तो ये था कई चांद थे सरे आसमां का पहला अध्याय। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। अगला अध्याय हम जल्द ही लाएंगे। धन्यवाद।